आज एक बार फिर हमारे साथ कर्नल आर एस सिंह साहब मौजूद हैं और आज का जो विषय है, मौजू है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों भारत के एक बहुत करीबी दोस्त, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जिस तरह हत्या हुई और उस हत्या के बाद भारत में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होने लगी, क्योंकि भारत जापान को एक बिजनेस हब की तरह देखता है, बिजनेस टेक्नोलॉजी की तरह देखता है। और इन रिश्तों में प्रगाढ़ता उस वक्त बहुत दिखी जब शिंजो आबे यहाँ आए और बनारस भी गए और वहाँ पूजा भी की। ये तमाम सारी चीज़ें हुई, तो ये अकायक उनकी हत्या, और जबकि वो पद पे भी नहीं थे, इस हत्या के बारे में बहुत सारी एनालिसिस हुई है भारत में। लेकिन कर्नल आर एस सिंह साहब और मैं अभी चंद रोज़ पहले जम्मू कश्मीर के अखनूर में गए थे एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो उस वक्त काफ़ी समय मिला, तो ये सब बातें हुई कि आखिर इसके पीछे की क्या कारण थे। तो सिंह साहब ने जो बातें मुझे बताई, मुझे लगता है कि मैंने ना तो उसे अखबारों में पढ़ी, ना एडिटोरियल में पढ़ी, और ना ही कोई ऐसी डिबेट हुई। तो बहुत ही सतही डिबेट लगी जब सिंह साहब ने मुझे बताया, कि मैंने कहा ये जो कुछ बताया जा रहा है ये तो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा जा रहा है। तो सिंह साहब का मानना यह है कि इस हत्या के पीछे एक बहुत पुराना इतिहास है। उस इतिहास में अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, और शिंजो आबे ने जो अपने देश के अंदर बहुत सारे अपने संविधान में परिवर्तन किए, अपने देश को जिस तरीके से वो उन तमाम पुराने हिस्ट्री के बैकलॉग से बाहर निकाल रहे थे, उन कारणों से इस हत्या हुई है। और सिंह साहब ने कहा कि इसको नक्शे के माध्यम से, क्योंकि जो वी सपोर्ट पुष्पिंकुल से जो चैनल है उसमें बहुत सारे लोग सिंह साहब की इस एनालिसिस को हमेशा बहुत बारीकी से देखते हैं, तो हमने तय किया कि आज सिंह साहब नक्शे के माध्यम से जो पूरा क्या है, इस इलाके की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके मैनिफेस्टेशंस हैं और क्या इसका भारत पे असर पड़ेगा। तो सिंह साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने जो एनालिसिस की है वो किसी ने नहीं की, लेकिन ये एनालिसिस अभी पब्लिक में नहीं गई है। मैं चाहता हूं कि जो शिंजो आबे की जो हत्या हुई है, उस हत्या के कारण तो बताइएगा, लेकिन इस इलाके में जहां चाइना भी है, फिलीपींस भी है, रशिया भी है और नीचे आकर के ऑस्ट्रेलिया भी है, इस इलाके की महत्वता क्या है, क्यों यूँ इस जगह जापान जहाँ है वहाँ क्या कारण है, और जापान के ख़ासतौर से इन प्रधानमंत्री के हिस्टोरिकल बैगेज क्या था जिसके कारण इस हत्या के पीछे आप एक बहुत पुरानी और बड़ी कॉन्स्पिरेसी देखते हैं। और इसके भारत में क्या इम्पैक्ट होंगे वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बार, जैसे आप बताते हैं, हमेशा आप नक्शे रख के बताते हैं तो उससे लोगों को क्लैरिटी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि इस पे आप जो आपका पर्सपेक्टिव है वो भी रखें, और नक्शे को के साथ साथ बताएंगे तो और ज़्यादा मैं समझता हूं देश में लोग इनडायरेक्ट होंगे इस विषय। सिंह साहब। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, आपने कहा कि शिंजो आबे संविधान बदलना को बदला नहीं, वो बदलना चाहते थे। जी जी। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और शायद किसी को इस बात का खौफ होगा कि वो 2/3 मेजॉरिटी कहीं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल गई तो जो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका के द्वारा लिखा गया था, वो आर्टिकल 9 जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ही न बदल दिया जाए। तो हो सकता है हत्या के पीछे एक ये भी कारण रहा हो। दूसरी बात, दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ हम जब भी जापान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मानस पटल पे या हमारी जहन पे हम उसको व्यापार के नज़रिए से देखते हैं, या बुलेट ट्रेन के नज़रिए से देखते हैं, या टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं। बहुत कम लोग, आज की पीढ़ी जो है, उनको बस ये ज़रूर मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा में, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है, ख़ास करके जो ये नई जनरेशन जो है उसको, जो नई पीढ़ी है उसको। इसलिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ये एक अमुक देश के एक अमुक एक्स प्राइम मिनिस्टर की केवल हत्या के नज़रिए से इसको ना देखें। ये दुनिया को बहुत असर डालने वाली ये घटना हुई है। तो आप इसकी महत्वता को तभी समझ सकते हैं, या इसकी क्रिटिकलिटी को, जबकि आप ये समझ लें कि ये हत्या दुनिया के किस हिस्से में हुई। किस हिस्से में? ये दुनिया के उस हिस्से में हुई है जहां पर आज
आप देखें तो उसको जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली वो सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है, जिसको आप पहले एशिया पैसिफिक रीजन बोलते थे, अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के नज़रिए से लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब वो स्ट्रैटेजी वो रिवाइज हो गई है और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के हम भी हिस्सा हैं और क्वाड्स के हिस्सा हैं के नज़रिए से देखा। और क्वाड्स के एक्चुअली में जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, जो शिल्पकार थे क्वाड्स के, वो शिंजो आबे थे। ओके, ठीक है। तो इसलिए ये उसको इस नज़रिए से देखना है। और मैं कोई 2005-06 से इस पूरे एरिया को बहुत क्लोजली मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में भी इस एरिया से जुड़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा मैं इसको बहुत इलेबोरेट नहीं वो करूँगा, लेकिन इतना मैं एक सेंस, एक जोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल सेंस मैं समझता हूँ कि एक नक्शे के द्वारा देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम इस इलाके की बात कर रहे हैं, ये पूरा इलाका जिसको ये दुनिया का अभी सबसे हॉट स्ट्रैटेजिक स्पॉट है। मोर देन 60% ऑफ द अमेरिकन वॉर वेजिंग एसेट, जो युद्ध की जो सामग्री जो है, वो इस एरिया को डिवोटेड है। अच्छा। और वो बाकी एरिया से धीरे धीरे बाकी एरिया से वो लाके यहाँ पर इसका बिल्डअप हुआ है, क्योंकि ये सब के लिए डू एंड डाई है। ये देखिए, अगर आप देखिए चाइना का, तो ये चाइना का ईस्ट कोस्ट है। सारी जितनी आपकी शांघाई, ये जितनी तमाम जो डेवलपमेंट स्टोरी चाइना की शुरू हुई है, वो पूरा ईस्टर्न कोस्ट पे है। अब ईस्टर्न कोस्ट पे आप देखिए अमेरिकन्स कहाँ कहाँ हैं। ये देखिए जापान में 56,000 अमेरिकन्स बैठे हुए हैं। बगल में साउथ कोरिया करीब 25-26 हज़ार अमेरिकन्स बने हुए हैं। ये ताइवान का क्राइसिस, ये ताइवान जिसको अपने कब्जे में लेने की वन कंट्री टू सिस्टम्स के तहत ये वो आज उसकी परिभाषा है, लेकिन उसको पूरी तरह अपने आगोश में लेने के लिए चीन जो है वो कोशिश कर रहा है, एक अच्छे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इंतजार कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस और ये इतने हैं, इसलिए शायद अभी वो माहौल को, जियोपॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसको अनुकूल नहीं उसके हिसाब से सेट नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, उसके बाद ये फिलीपींस, इनका समझौता है। अमेरिकन से यहाँ आते हैं, हर साल एक्सरसाइज करते हैं, इनके साथ एक लंबा एग्रीमेंट है। बीच बीच में इनके जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन इन्होंने, इनकी हिम्मत नहीं हुई है अभी तक वो डुटेर्टे की कि ये उसको एब्रोगेट कर दें, ठीक है, जो ट्रीटी जो है। ये ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम है कि अभी नई एक अलायंस बनी है, ऑन्जूस अलायंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, ठीक है, ये अलायंस है। इनको न्यूक्लियर सबमरीन भी दिया है, जिसके कारण फ्रांस के साथ जो एक्चुअल में कन्वेंशनल सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया था, इसलिए फ्रांस काफ़ी नाराज़ भी था इससे। लेकिन अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि ये सारी जो मिलिट्री एक्टिविटी जो है आज दुनिया की, सबसे ज़्यादा इस रीजन में, एक बार में 2-2, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अमेरिका के इस रीजन में घूमते रहते हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जब चाइना ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया था, शुरुआत की थी, तो सबसे पहले इन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को टारगेट किया था। अच्छा। सबसे पहले उसमें जितने क्रू मेंबर्स थे वो सारे के सारे बिल्कुल शिथिल हो गए थे और उनको डॉक करना पड़ा था और काफ़ी समय लगा उनको फिर से ऑपरेशनल होने में। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब हॉटस्पॉट है। और क्यों है, मैंने एक तो आपको कारण बता दिया, चाइना के क्लोज में देखिए पूरा ईस्टर्न कोस्ट जहाँ से चाइना का पूरा ट्रेड होता है, उसके बगल में। तो ये जो लोग हमारे हिंदुस्तान में बात करते हैं ना
कि तिब्बत और ये ठीक है, हमारे यहाँ अब माहौल गर्म है, लेकिन आप समझिए कि ये माहौल कितना गर्म है, कितने हॉस्टाइल पावर्स, अगर चाइना के उससे देखें। और ये आखिर ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? व्हाई दिस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी? क्योंकि चाइना, ये साउथ चाइना सी है, इसके पूरे समुंदर को वो क्लेम करता है जस्ट बिकॉज इट इज साउथ चाइना सी। जैसे वो वही वाली बात हो गई कि हम इंडियन ओशन पे हम कहें कि इंडिया के नाम पर ओशन है। हालांकि ये बड़े गर्व की बात है कि हिंद महासागर, कि हिंदुस्तान के ऊपर में हिंद महासागर है, ठीक है ना। थैंक गॉड कोई इस्लाम महासागर नहीं है। नहीं, अगर होता तो उसमें जहर मिला देते वो, और क्या करते। तो ये इंडियन ओशन, अब जितने ये ट्रेड रूट्स हैं, आपको ये जाती है, आपको ये श्रीलंका के साउथ से होते हुए और ये मलक्का से, फिर साउथ चाइना सी से ये पैसिफिक होके अमेरिका और तमाम ये जगह जाती। 50% ऑफ आवर ट्रेड टेक्स प्लेस दिस। पूरी अमेरिका की, जापान जो है वो इस, ये देखिए ये ट्रेड रूट, जापान की ट्रेड यहाँ से होती है, ठीक है। जापान ऑल्सो इज एन एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री, और ख़ास करके जो वो न्यूक्लियर उस पर जो एनर्जी पे वो काफ़ी जो शिफ्ट उनका हो रहा था वो काफ़ी हद तक थम गया है। वो जो 2004 में जो सुनामी के बाद जो डिज़ास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिज़ास्टर, जी, ठीक है। तो ये पूरा जो है, इसीलिए ये अब इसको कंपार्टमेंट्स में नहीं देख रही है दुनिया। अब खास करके जो हम हैं या अमेरिकन्स हैं, तो वो हमने मिलके एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि भाई अगर हमारे जहाज इंडियन ओशन से और पैसिफिक को ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों जो ओशन है वो तो जुड़ गए हैं ना। करेक्ट। तो दैट इज व्हाई द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज जापान, एंड इन दैट सेंटर, उस केंद्र बिंदु के केंद्र में शिंजो आबे थे, क्योंकि उन्होंने ये क्वाड्स के वो रचयिता थे। ओके। वो क्वाड्स उनका इट वाज हिज बेबी, वो उनके दिमाग की उपज थी, उनका इनिशिएटिव था। समय लगा उसको रियलाइज होने में, समय लगा, लेकिन वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ही जो उनको आर्किटेक्ट माना जा सकता है। दैट इज व्हाई लॉस ऑफ शिंजो आबे इज सच अ क्रिटिकल अकरेंस इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया के लिए एक सबसे एक बड़ी, जिसको हम कहें एक बहुत दुखद, एक बहुत क्रिटिकल और एक बहुत महत्वपूर्ण, जियोपॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण दुर्घटना है। तो मैं इसीलिए ये जितने ये ब्लू आप देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जापान देखिए, साउथ कोरिया, ये ऊपर में रशिया, ये चाइना, ये पूरा ईस्ट कोस्ट चाइना का देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये फिर अमेरिकन से यहाँ फिलीपीन से वो गुआम अमेरिकन का बेस है, ये ऑस्ट्रेलिया। तो अब अगर आप हमसे पूछेंगे कि ये शिंजो आबे एक बहुत लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री थे, 2006-2007 में प्रधानमंत्री बने, फिर लगातार 2012 और 2020 में, और एक ऐसे समय में उन्होंने कार्यभार संभाला जबकि हालात बहुत गंभीर थे, समस्याएं बहुत थीं। उस समय सुनामी आया था, न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था 2006, और उसके बाद से ये लगातार बने रहे और पॉलिटिकली एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थे। लेकिन देखिए, ये इस तरह की हिंसा, राजनीतिक हिंसा, ये 90 साल के बाद हुई है, ठीक है। आज से करीब 1930 में एक प्रधानमंत्री होते थे, उनका नाम था इंकुई त्सुयोशी, जापान के। इंकुई
सुयोशी, सॉरी। तो उस समय ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको मालूम है कि जापान जो था वो एलाइड पावर्स के साथ था, लेकिन कई कारणों से उसके बाद से, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, वो कुछ एंटी यूएस फीलिंग बहुत ज़्यादा हो गया था जापान में। तो नेवी के कुछ 11 ऑफिसर वो गए और ये सुओशी का उन्होंने कत्ल कर दिया जाके। उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस, प्राइम मिनिस्टर के घर में गए और उनको असैसिनेट कर दिया। कहा जाता है कि उस समय एक लंदन ट्रीटी हुई थी और उस लंदन ट्रीटी में फ्रांस भी था, इटली भी था और यूके भी था, यूएसए भी था। उसमें ये तय किया गया था कि सब अब अपनी अपनी जो नौसेना है उसको एक सीमा के तहत के अंदर रखेंगे, यानी कि इतने टनेज के जहाज होंगे, इतने वॉरशिप्स होंगे, इतने सबमरीन्स होंगे। इस स्टिपुलेशन से, ये रेस्ट्रिक्शन से कुछ जो लोग थे वहाँ पे जो बहुत असंतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स को एक सबक सिखाना चाहिए। तो वो कहे कि सबसे बढ़िया एक उनकी चार्ली चैपलिन विजिट करने वाला था उस समय सुओशी का पर्सनल गेस्ट के रूप में। तो इसका असैसिनेशन कर दो, इसको सबक सिखाओ। तो इन्होंने असैसिनेशन का एक पूरी योजना बनाई, लेकिन संयोगवश जब ये उधर प्राइम मिनिस्टर के आवास पे पहुंचे तो उनको चार्ली चैपलिन नहीं मिला, क्योंकि सुओशी के बेटे के साथ चार्ली चैपलिन चले गए थे एक सुमो रेसलिंग देखने। अच्छा। तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने फिर कहा कि जब ये नहीं मिला तो ये प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दो। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी। ठीक है। अब उसके बाद ये आगे की कहानी है कि इनका ट्रायल चला। बाद में इनका ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद इनको बहुत पब्लिक सिंपैथी मिली साहब। अच्छा। ये 11 जो नेवल ऑफिसर्स थे, यहां तक सिंपैथी मिली कि लोग जो हैं वो कुछ 11 लोगों ने वॉलंटियर किया कि इनके बदले हमें फांसी दे दो। उससे भी एक 2 कदम आगे बढ़े, उन्होंने अपनी उंगलियां काट के भेज दी कि ये हमारी उंगलियां नहीं। अंततः वो बड़े लाइट पनिशमेंट के साथ वो निकल गए। ठीक है। मैं इसलिए ये आपको कह रहा हूं कि 90 साल पहले ये हुआ था। ये क्यों ये महत्वपूर्ण है? वो इसलिए क्योंकि उस प्राइम मिनिस्टर जो था सुयोशी, वो मिलिटराइजेशन के खिलाफ थे। अच्छा। इसलिए उनकी हत्या हुई। और 90 साल के बाद शिंजो आबे, जो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे लेकिन एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, यस यस, क्योंकि इनके नाना के द्वारा वो बनाई गई पार्टी थी। ठीक है ना। तो उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मिलिटराइजेशन के पक्ष में थे। आप समझ रहे हैं दोनों फर्क? ओके ओके। तो इसीलिए मैं ये वारदात बताना चाहता था कि मिलिटराइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि समय समय पर उभर के आता है। ये बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं साहब, बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं। और आप कहेंगे कि ये एक ऐसे देश में हुआ जहां पे गन कल्चर नहीं है। हाँ, वहाँ तो है ही नहीं। गन कल्चर नहीं है,
आपको इनके जो जो कातिल जो हैं, असैसिन जिसको बोलेंगे, यामागामी जिसका नाम है, कहते हैं उसने खुद गन असेंबल किया। अब कहाँ से पढ़ के किया, नहीं किया, या ये केवल महज थ्योरी है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जो इसके बारे में, लेकिन इसका भी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि अगर गन कल्चर की बात करें तो ये सही बात है कि अगर आप वहाँ पर गन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर गन का आप लाइसेंस वहाँ लेना चाहें तो बड़े स्ट्रिंजेंट वहाँ पर टेस्ट होते हैं, चेक्स और टेस्ट। आपका मेंटल चेकअप, आपका मनोवैज्ञानिक जो आपका डिस्पोजिशन है, झुकाव, वो टेस्ट होता है। एक बहुत स्ट्रिक्ट रिटन टेस्ट होता है, तब जाके वहाँ पे गन लाइसेंस आपको मिलता है। लेकिन शिकार विकार के लिए कुछ है, मतलब कुछ गन्स हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप अमेरिका के साथ कंपेयर करें, अगर अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि जापान में हर 100 आदमी पर एक गन है। ओके। और अमेरिका में हर 100 आदमी पे 120 गन है। ओके, करेक्ट कर। तो वहाँ तो बीच बीच में शूट आउट होते वही रहते ये कह हैं रहे स्कूल हैं। आप में। सोचिए ना कि वहाँ लोगों से ज़्यादा गन है, लोगों से ज़्यादा गन है। ठीक है। 120 गन्स फॉर एवरी 100 सिटीजन्स, ठीक है, अमेरिका में। और यहाँ एक गन है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ पे कोई हिंसा की घटना कम होती, लेकिन एक अलग ही तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे 2-3 घटनाएं आपको मैं कहता हूँ, जहाँ पे ये नारा, जो जगह जहाँ पे इनकी हत्या हुई है शिंजो आबे की, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक मेंटल कोई क्लिनिक था। अच्छा। मेंटल हेल्थ क्लिनिक। तो वहाँ पे कोई एक आदमी जो कि वहाँ ट्रीटमेंट ले चुका था, उसने एक दिन जाके सिगरेट से आग लगा दी। वो सिगरेट लाइटर से वो आग लगा दी। उसमें 25-26 लोग झुलस के मर गए। वैसे ही एक और मेंटल हेल्थ सेंटर में, ये 2006 की बात है, किसी ने चाकू निकाला और करीब दर्जन से ज़्यादा लोगों को मार दिया। उसके बाद आपको याद होगा, ये 94-95 की बात है, ये ओम शिरिंकयो ग्रुप, वे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ओम शिरिंकयो ग्रुप जो था, ये एक रिलीजियस कम स्पिरिचुअल कम सोशल एक मूवमेंट था, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की थी। अब इसमें वो कहते थे कि इन्होंने इंडियन बुद्धिज़्म, टिबेटन बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये सारे जो ये पंथ हैं उसमें से कुछ न कुछ ये लेके उसका मिश्रण बनाया था। उसमें योगा भी था। और इनका जो डेटी था वो शिवा था, जो इनका मेन सिंबल था। तो ओम शिरिंकयो। अच्छा अच्छा। तो इनका मानना था कि ये कहते थे कि देखो, ये दुनिया में जो हमारे साथ जुड़ गया वो तो ठीक है, जो नहीं जुड़ा तो उसको मार दो। क्या कि इसलिए मारना अच्छा है क्योंकि वो जो पापों का वो बोझ जो इकट्ठा कर रहे थे, उससे इनको निजात दिला दो। ओके। तो उन्होंने एक टोक्यो के सबवे में एक गैस अटैक किया था, उसमें काफ़ी सारे लोग मर गए थे। तो इस तरह के मास किलिंग्स बीच बीच में होते रहे, लेकिन इस तरह के पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं हुआ है। अब इसका क्या असर होगा? इसका असर तो ये होगा कि जो पूरी राजनीतिक संस्कृति जो है जापान की, उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि अभी तक वहाँ पर बहुत पर्सनलाइज्ड कैंपेन चलता था। लोग, मतलब वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ये होती थी, ठीक है। उसी का एडवांटेज मिला उसको। उसी का एडवांटेज मिला। तो ये पूरी जो राजनीति की जो संस्कृति है, इस अटैक के बाद ये ज़रूर बदल जाएगी। और शायद इसी राजनीति संस्कृति एक जो मारने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होगा, और मेरा अपना ये मानना है कि ये तो जो शख्स जो है, ये यामागामी जिसने मारा है,
ये तो एक सिर्फ एक हायर किया गया, ना, एक वो मुखौटा है वही मैंने कहा, तो बस इसके कहीं से इसके उसको खुद भी नहीं शायद पता होगा कि हाँ, किस एजेंडे इसके पीछे यही ताकतें हैं। सिंह साहब, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, बिल्कुल, मैं तो आई एम लेमैन, कि आपने कहा जापान में अमेरिका मौजूद, सारा उनका पुराना संविधान और सब कुछ चल रहा था, और क्वाड्स बना, उसमें चाइना नहीं है, और ये माना जाता है कि क्वाड्स जो बना है वो चाइना के खिलाफ है। एक 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 ऊपरी जो समझ है लोगों की, वो ये मानी जा रही थी। इस हत्या से अगर जापान कमज़ोर हुआ तो चाइना को फ़ायदा है। चाइना क्या इसको कमज़ोर करना चाहता था? क्योंकि क्वाड्स के माध्यम से इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने बनाया, और एक तरीके से इस क्षेत्र में चाइना की दादागिरी को कुछ हद तक उस क्वाड से चैलेंज हुआ, और उसमें अमेरिका भी शामिल था। देखिए, ऊपर रशिया भी बैठा हुआ है। तो क्या हम ये माने कि क्वाड्स का इनिशिएटिव एक तरफ, और फिर आपने कहा कि वहाँ अमेरिकन्स भी हैं, और अमेरिकन्स जिस तरीके से या वहाँ के संविधान को बदल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, और अपनी उस पुरानी प्राइड की तरफ आ रहे थे, तो एक तरफ चाइना भी है अमेरिका के खिलाफ है, जापान भी खिलाफ है, भारत भी खिलाफ है। तो क्या चाइना का रोल है इसमें, जो चाइना ने ये किया? और अगर चाइना का रोल है तो क्या चाइना, जो वहाँ अमेरिकन्स बैठे हैं, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर अमेरिका और चाइना के बीच कई कई सारी चीज़ें मुझे ऊपरी तौर पे नज़र आती हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरीके से इसको बयान करना चाहूँगा कि पांच फैक्टर इम्पिंज करते हैं जापान के पर। एक है चाइना, सबसे ज़्यादा, रशिया, ठीक है, यूएस, ठीक है ना, रिलीजन और मिलिटरिज्म। ओके, मैं पहले रिलीजन से शुरू करूंगा प्लीज, क्योंकि फिर वो क्लियर हो जाएगा, वो चाहे जो आप क्वाड्स के बारे में जो पूछ रहे थे। रिलीजन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो यामागामी है, इसने क्या वजह दी है शिंजो एबे को मारने की? कहता है कि ये व्यक्ति जो था ये सपोर्ट कर रहा था यूनिफिकेशन चर्च को। इसका नाना भी यूनिफिकेशन चर्च को सपोर्ट करता था। आप सर वो यूनिफिकेशन वाली बात बता रहे थे, प्लीज प्लीज। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने इनको इसलिए नहीं इसलिए मैंने ये इनका कत्ल किया क्योंकि ये शिंजो आबे जो थे वो यूनिफिकेशन चर्च के बहुत क्लोज थे। इनके नाना भी बहुत क्लोज थे। इनके नाना का नाम था नोबुरुका किशी। ओके, ठीक है, वो 57 to 60 वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। नोबुस्का किशी उनका नाम था, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि उनके नाना भी बहुत क्लोज थे, और ये बात सही भी है। तो उसका कहना था कि ये एक ऐसा संगठन है, ये जो ये चर्च जिसका मैंने नाम यूनिफिकेशन चर्च, जो कि लोगों से पैसा फ्लीस करती है। अच्छा, जिसको पैसा चूसती है डोनेशंस के रूप में। और कहा कि मेरी माँ का इन्होंने इतना पैसा इन्होंने चूसा कि हमारा परिवार मुफलिसी की हालत में हो गया। तो मैं इनको कभी माफ़ नहीं कर सका। तो इनके नाना को, जो किसी साहब थे, उनको तो स्वर्गवास हो गया, उनको तो मार नहीं सकता। तो मुझे ये टारगेट मिले, तो मैंने इन्हीं का वो किया, अब उनका कत्ल किया। तो अब ये है क्या, ये यूनिफिकेशन चर्च? ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई साउथ कोरिया में, ठीक है। और जो इसके जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने इसको जन्म दिया, उनका नाम था सन मोंग मून, ठीक है। और उनका कहना था कि हम जीसस के हम अवतार हैं, और
उनकी एक अलग फिलॉसफी थी। वो मास मैरिजेज में बिलीव करते थे और कहते थे कि जैसे ही आपने मास एक बार में 20-20 हज़ार भी शादियां करवाई, 2009 में 20,000 शादियां करवाई, तो उनका कहना था कि ये जैसे ही आप मास मैरिज में आप हिस्सा लेते हो तो आप पाप की दुनिया से आप पुण्य की दुनिया में आप कदम अपने रख दिया। तो उन्होंने उनकी दुकान चलती रही, लेकिन बाद में जो प्रोटेस्टेंट चर्च जो था साउथ कोरिया का, उन्होंने इनको खदेड़ के भगा दिया। फिर इन्होंने हेडक्वार्टर, ये अपना 72 वगैरह में हेडक्वार्टर वहाँ बनाया अमेरिका में, ठीक है ना। तो यूएस में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। वहाँ शायद 1 साल ये टैक्स इवेजन के जुर्म में 1 साल ये रहे, जेल में भी रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा कमर्शियल एम्पायर इन्होंने बना दिया था, जिसमें कई न्यूज़पेपर्स थे, इन्होंने ख़रीद रखा था, जिसमें सबसे एक अहम न्यूज़पेपर था वॉशिंगटन टाइम्स, नॉट वॉशिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन टाइम्स। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और इनके जो किशी साहब जो थे, जो इनके नाना, नबुस्को किशी जो थे इनके नाना, वो बड़े सपोर्टर थे इस चर्च के, और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में भी एक बहुत बड़ा रोल था इनका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये धर्म, ये मज़हब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है ये सारी चीज़ों में। आप दूसरा, मैंने आपको कहा कि आपने शुरुआत की चीन के रोल से, तो चाइना के आपको ये बता दूं कि मैंने आपको बताया ये जो पूरा इलाका जो ये चाइनीज़ का ईस्टर्न कोस्ट आप देखते हैं, ये सब जब पूरा चाइना मतलब डेंग के टाइम में डेवलपमेंट की ओर मतलब उनका पूरा फोकस था, तो उस समय इन्होंने कहा, ये बड़े खुश थे अमेरिकन प्रेजेंस से, साउथ कोरिया में भी और जापान में भी। वो इसलिए खुश थे क्योंकि उनको याद था, उनको ये वो बात भूले नहीं थे कि 1931 में अटैक किया था हम पर चाइना ने। 1937 तक वो मतलब वहाँ पे थे चाइनीज़। जब बाद में, उसके बाद आपको मालूम है माओ और चांग काई शेक के लोग कैसे वो सब पूरा ये लड़ाई हुआ। तो उनको ये था कि भाई हमको अभी इकोनॉमिकली डेवलप करना है, इसलिए अभी जो अमेरिकन प्रेजेंस जो है वो हमारे लिए ठीक है, कम से कम वो उसको रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है, उसको सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है। क्योंकि आपको मैंने बोला कि मिलिटराइज करने की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है जापान में। दे आर मतलब इनका जो फॉर्मल मेकअप, जो इनका पर्सनालिटी का जो मेकअप है, या इनके नेशनहुड का जो मेकअप जो है, उसमें मिलिटराइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जो कि कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है। दे आर फियर्स नेशनलिस्ट, अपने संस्कृति के प्रति बहुत संजीदगी है ये इनको, इसीलिए इन्होंने कभी इस्लाम नहीं आने दिया है जापान में। वहाँ तो वीज़ा ही नहीं मिलता, वीज़ा ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो लेकिन उसके बाद से जब चाइना का, जब ये पिछले 2 दशक में, 2-2.5 दशक में एक्सपेंशन, जब उसका ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ता गया, एक इकोनॉमिक पावर बना, ठीक है, तो उसके बाद से जो है वो जियोपॉलिटिक्स बदलने लगे। अब वही अमेरिकन्स इसको, चाइना को खटकने लगे। वही मेरा मन कहा कि ठीक है, वो खटकने लगे। करेक्ट। अब इनको ये, अब ट्रंप ने कहा भाई देखो ये अमेरिका फर्स्ट, तो उन्होंने सबको कहा कि नेटो तुम भी अपना पैसा बढ़ाओ, हम तुम्हारे ऊपर हम खर्च, हमारे खर्चे पे कब तक, हमारे खर्चे। उन्होंने, मैं इसको भी बोला, जापान को भी, और साथ में ये एबे जो थे। और ये जो देखिए शुरुआत तो हो गई थी,
भाई एक ऑपरेशन डॉन ब्लिट्ज है, उसमें एक उन्होंने एक्सरसाइज में पार्ट लिया पहली बार, जिसमें ये आपके कनाडा, यूएसए, चिली, ये सारे ये कंट्रीज थे। और वो क्या उन्होंने उसमें वो प्रैक्टिस करते एम्फीबियस ऑपरेशंस। ओके। तो जापान के लिए एक बहुत बड़ा ये कदम था, और इन सब चीज के वोटरी थे शिंजो आबे। यहां तक कि वो साउथ कोरियंस के साथ इनका एक बहुत बड़ा ये था, मुद्दा था ये कंफर्ट वुमेन का, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके जो जापानीज ट्रुप्स जो थे ये हमारे लोगों को कंफर्ट वुमेन के तरह यूज़ किए। इसने कहा कोई इसमें माफी वाफी नहीं है, तुमने अपने मर्जी से किया था। अच्छा। हाँ, एक याकाशुनिट वो है वहाँ पे श्राइन है जो कि एक वॉर मेमोरियल टाइप है। 25 लाख से ज़्यादा लोगों का उसमें नाम है। तो उसमें पहले लोग नहीं जाते थे क्योंकि उसमें वॉर, उसमें क्रिमिनल्स का भी नाम है, तो एक पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए उसमें नहीं, ये तो कई बार गए, अपने कैबिनेट को भी ले जाते थे। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चाइना को ठीक नहीं लगी। चाइना पर इसका बड़ा असर पड़ा। दूसरा कि इन्होंने कई बार कहा, ये भी कहा कि ताइवान के रूप में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ताइवान के इशू में हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, अगर ताइवान पे कुछ होगा तो हम इंटरवीन करेंगे। जापान ने कहा, ये एबे ने बोला था। वही हाँ। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि देखिए हम हवा, मतलब एरियल डायमेंशन और मैरीटाइम डायमेंशन तो हम चाइना को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाव करने के लिए अगर हमको जरूरत होगा तो हम लैंड इन्वेजन भी कर सकते हैं। So obviously this did not go well with China. इसलिए साहब जो ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का माउथ पीस है, ठीक है, ग्लोबल टाइम्स में तो ऐसे मतलब खबर छपी कि जैसे मान लो जश्न मना रहे हैं। ओ। अब आप कहेंगे कि एक आपने जो सवाल पूछा मैं उसी के संदर्भ में बोल रहा हूं, चाइना के उसमें, बिकॉज वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि फिर इन्होंने कहा कि ये आदमी तो रहेगा तो ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो देखिए अब असैसिनेशन में किसका हाथ है? आप ग्लोबल टाइम्स का आपके पास एक इंडिकेटर है। क्या क्या उन्होंने कहा? उन्होंने लिखा कि ये एशिया में नाटो को बुलाना चाहता था, इसलिए जापान के लोगों ने ही इसकी हत्या की है। अच्छा, ठीक है। ओके। तो ये सारा, लेकिन जैसे जैसे जब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आपकी बढ़ती है, आपकी बिजनेसेस बढ़ते हैं, आपके कमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ते हैं, तो आपके जो इंटेलिजेंस फुटप्रिंट्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो ये और उसमें चेंजेस आने लगते हैं। अब उसमें क्या है कि दो जो ऑर्गन हैं उनके इंटेलिजेंस के, एक MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, फॉरेन इंटेलिजेंस में है, और एक है इंटरनेशनल लाइजेंस डिपार्टमेंट। अब ये इंटरनेशनल लाइजेंस डिपार्टमेंट का क्या काम था पहले, कि ये केवल जैसे जगह जगह पे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे ना, तो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी से इनका वैचारिक और दूसरे तरह के आदान प्रदान होता था। सीताराम येचूरी चले जाते थे यहाँ से, ज्योति बासु भी जाके लंदन में उनसे मिल लेते थे, ठीक है, हरकिशन सिंह सुरजीत भी, मतलब ये पूरा कम्युनिस्ट के साथ इनका आदान प्रदान होता था, और पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स ये लिवरेज करते थे कम्युनिस्ट पार्टीज के थ्रू। समझ रहे मेरी बात? ओके। तो कहीं पे विद्रोह करवा देना, जैसे नागालैंड में इंसर्जेंसी करवा दिया, नॉर्थ ईस्ट में और कहीं इंसर्जेंसी करवा दिया, बंगाल में मदद की उनको ये पावर में आने की। आपको मालूम है कि ये चाइना मतलब इंडो चाइना वॉर के ऊपर में ही दो खेमे हो गए, है ना, स्प्लिट कर गया जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन जब ये पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है,
तो ये अपनी फुटप्रिंट्स और बढ़ाने लगे, और क्या हुआ कि अब इनके लिवरेज में केवल कम्युनिस्ट पार्टीज नहीं थे, केवल सीताराम येचुरी और ये बिंडा कराट और वगैरह वगैरह नहीं थे, और माओवादी नहीं थे केवल, ये कुछ सारे दुनिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज जो डेमोक्रेसी में, उनमें ये इन्फिल्ट्रेट कर गए, और उनमें इन्फिल्ट्रेट करने के बाद ये उसको मैनिपुलेट करने लगे। उसी इन्फिल्ट्रेशन के तहत में सोनिया गांधी चाइना 2 बार 2007-2008 में गई। तो उनके कांग्रेस पार्टी का भी तो समझौता है चाइना के 2008 अगस्त, याद है मुझे, अगस्त में किसके साथ साइन किया? कांग्रेस पार्टी ने किसके साथ एमओयू साइन किया? ILD, इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन ये बात आप बहुत बार कह चुके हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में रही हो वो इस तरीके का दूसरे देशों के साथ समझौता करके और है, और समझौते के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आज तक नहीं पता चला। इस पर तो बहुत बार आप बोले, लेकिन सिंह साहब, मैं इसको सम अप करने की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मेरा टू द पॉइंट लास्ट सवाल है। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें मैं आपने एक सवाल पूछा, प्लीज इसको थोड़ा सा मैं आपको ये पूरा जो एंगल है ना कॉन्स्पिरेसी का, ये प्लीज गो। तो उसमें ये है कि ये जो ILD के बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये अगर कोई कहता है कि ये तो पार्टी टू पार्टी है, ये बिल्कुल ये बेहुदा वाली आर्गुमेंट है, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही वहां का कंट्री है। हाँ, वो तो परमानेंट है ना सर। कोई और दूसरी पार्टी तो है नहीं, हमारी तरफ से कोई पार्टी तो नहीं बदलती। सो इट कैन नॉट बी पार्टी टू पार्टी। एब्सोल्युटली नॉट सर। ठीक है, इसलिए ये MOU जो भी साइन किया गया, ये देशद्रोह का काम है। जो डोकलाम क्राइसिस पे ये छुपते छुपते तो उस समझौते के तहत गए थे ना, वो भी ILD वाला ही कनेक्शन है, क्योंकि वो जो MOU साइन किया था वो उसी के तहत। और ये देखिए अगस्त 2008, यानी कि 26/11 के 2-2.5 महीने पहले कोई इनके 380 चाइना स्टडी सेंटर्स हैं, 180 कंट्रीज, कई कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट्स है। ये सब इनका फिलॉसफी है चाइनीज का 1000 ग्रेन्स कॉन्सेप्ट, यानी कि अपने दाने हर जगह बिखेर दो। अपने जितने दरवाजे पॉसिबल है, जितनी खिड़कियां हैं, उससे घुस जाओ पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। उन्होंने जब ये राहुल गांधी के साथ इन्होंने साइन किया है सोनिया के प्रेजेंस में, उस समय वो ILD का जो है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का है, तो उसका नाम था वांग जुराई। ठीक है, तो उसी समय उसी दौरान इन्होंने पाकिस्तान के जमायते इस्लामी के साथ भी किया था। बाप रे। और तमाम दुनिया के ऐसे करीब मतलब 150-200 ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ इन्होंने इस तरह का MOU किया है, जस्ट टू लिवरेज। तो आप जो ये देखते हैं ना, ये पूरा, चाहे वो शाहीन बाग हो या वो हो, हाँ, तो उसमें चाइनीज का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे 5 मिनट 7 मिनट का वक्त इसलिए कि ये बात रह न जाए कहीं पे, कि हम अमेरिका की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि देखिए, एक संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा संजीदगी इनकी रही है, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। इन्होंने कभी फॉरेनर्स को आने नहीं दिया, ये गोरी चमड़ी को इन्होंने बहुत देर तक रोके रखा। हर जगह दुकान लगाते हैं अपने। 1854 में कमोडोर पेरी एक अमेरिका का था, वो आया और बहुत कई बार फेल करने के बाद फाइनली अपने ताकत के और टेक्नोलॉजी के जरिए उसने इनके साथ कांटेक्ट स्थापित किया, कमोडोर पेरी ने। वो जो जंजीरें जो बना रखी थी, वो जंजीरें तोड़ दी इसने। ठीक है, फिर 1860 में एक और हैरिस एग्रीमेंट हुआ, तो 5 पोर्ट ले लिए उसमें अमेरिका ने। ठीक है, उसके बाद करीब
1865 से लेके 1900 तक बड़ा आदान प्रदान रहा। अच्छा। जापान और यूएसए में बड़ा टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, और वहाँ से राइज शुरू हुआ। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। हाँ, उसके पहले अमेरिका का फिलीपींस पे कब्जा हुआ, फिर हवाई पे कब्जा हुआ, ठीक है ना। ये स्पेनिश कॉलोनीज थे फिलीपींस। वहाँ से अमेरिका एक नेवल पावर बना। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर आपको मैंने बताया कि वो चाइना के तरफ ये अटैक करना चाहे जो अमेरिकन्स नहीं ये किए थे। उसके बाद से इनको एंटी चाइना फीलिंग वहाँ आना शुरू हुआ, मिलिट्रिज्म शुरू हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको मालूम है न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, और फिर वहाँ जो वॉर ट्राइब्यूनल बनी। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि 1952 में एक यूएस जापान डिफेंस ट्रीटी साइन हुई। उसमें ये सब सारा था कि अब कभी भी आगे आप मिलिटराइज नहीं करोगे। जापान के लिए, जापान का ये था। वहाँ पे बहुत रोष रहा लोगों में, बड़ी हंगामे हुए, लोग कहने लगे कि इसको ये कर दीजिए। तो तब ये जो शिंजो अबे के जो नाना जो थे, ठीक है ना, जो किशी जिसका मैंने नाम लिया, इनको CIA ने खड़ा किया। ओके। ठीक है। और CIA को खड़ा, इनको काफ़ी पॉलिटिकल फंडिंग उन्होंने किया इसका, ठीक है। और जितने भी कंजर्वेटिव्स थे सबको मिला के एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई, समझे। और उसी समय ये जो यूनिफिकेशन चर्च है वो भी आ गया। वो भी कोल्ड वॉर अपने पूरे उफान पे था, तो उन्होंने यूनिफिकेशन चर्च भी पूरी एंटी कम्युनिस्ट थी, तो इसलिए उसको भी बढ़ावा मिला ये करके। तो एक तरह का जो मैं कहा ना कि मजहब का भी रोल रहा है इसमें। सो ही बिकम्स प्राइम मिनिस्टर इन 57। बड़ा हंगामा हो रहा था, नेशनलिस्ट फीलिंग्स कुछ लोग में, खास करके सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में, कहते थे इसको एब्रोगेट करो ये डिफेंस ट्रीटी को। तब इसने कहा कि ठीक है मैं रिवाइज करवा देता हूँ ट्रीटी। अमेरिका गए और रिवाइज हो गया ट्रीटी। उसमें कई प्रावधान ऐसे हो गए जो कि पहले नहीं थे, और बड़े अच्छे प्रावधान थे, जिसमें और पावर्स दिए गए जापान को। और ये कहा गया कि आप बिना पूछे अपनी सेनाएं यहाँ से नहीं हटाओगे और न कहीं ले जाओगे, आप हमारी रक्षा करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब हुआ क्या कि तब हुआ कि भाई जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, वो आएंगे। अब हंगामा हो गया पार्लियामेंट में। ये जितने कम्युनिस्ट, अच्छा वहाँ पे जापानीज कम्युनिस्ट पार्टी एक इट्स क्वाइट अ फोर्स, ठीक है। आज भी 2,36,000 मेंबर्स है, 2-2.5 लाख, ठीक है ना। अब हंगामा हो गया सोचने, तो इसने क्या किया कि सारे इनको उठा के इन्होंने फेंकवा दिया किसी ने, और इन्होंने उसको पास कर दिया लेके, जो रिवाइज्ड यूएस जापान ट्रीटी थी, ठीक है ना। तो आइजनहावर बहुत एम्बैरेस्ड हुए, वो तो आए नहीं, लेकिन ट्रीटी अभी तक वो मौजूद है। अब उस ट्रीटी को ये शिंजो एबे रिवाइज करना चाहते थे। ओके, ठीक है। तो ये देखिए जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलता रहता है, ठीक है। तो अब रिवाइज, अब हालात बदले, अब चाइना नहीं चाहता था। तो अगर नटशेल में, अब अगर आप हमसे पूछे कि शिंजो आबे की हत्या क्यों हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि वो चाइना के तरफ काफ़ी एग्रेसिव थे। ही वॉज अ डाई हार्ड नेशनलिस्ट। इनके नाना भी जो थे वो टोजो के वॉर कैबिनेट में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अच्छा, ओके, ठीक है ना। एंड अगर अमेरिकन के उससे जाए तो ही वॉज अ क्लास ए वॉर क्रिमिनल, ठीक है ना। लेकिन क्लास ए का आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े नेशनलिस्ट होंगे, वो भी, ठीक है ना। तो वो एक नेशनलिस्ट थे। ये क्वाड्स के आर्किटेक्ट थे। जापान की इकोनॉमी को इन्होंने एबोनॉमिक्स के जरिए इन्होंने काफ़ी स्टेबलाइज कर दिया था। इनका लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पे बहुत होल्ड था, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट प्रेस्टीज इवन आउट ऑफ पावर। हो सकता है कि अगर हालात ऐसे होते तो जापान ने क्या है, 2 स्क्रू टाइट करने हैं, वो इट विल बी ए न्यूक्लियर पावर।
तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ही वॉज एलिमिनेटेड बाय द चाइनीज। ही वॉज एलिमिनेटेड बाय द चाइनीज, क्योंकि ये पूरा अच्छा, जो मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि ताइवान के ऊपर में क्या बोला उन्होंने, फिर अपने इसके बारे में साउथ चाइना सी पर जो उनके वक्तव्य थे, सेंकाकू आइलैंड्स को लेके उनका बड़ा एग्रेसिव पोस्चर रहा। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिला जुला के देखें तो एक तरह का ये व्यक्ति अगर एक तरह का युग पुरुष आप इसको कह सकते हैं इस जियो पॉलिटिकल हालात में। अब है क्या कि जो ऐसी हत्याएं होती हैं वो अंदर के लोगों से ही करवाया जाता है, और अगर चाइनीज ने ये करवाया है तो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो सकता है इंडिया में भी वो करवा। मैं वहीं आना चाहता था जी कि हिंदुस्तान में भी इस वक्त एक नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, सरकार है, और अपने तमाम बहुत सारी चीज़ों को रिवाइव कर रही है। अब यहाँ तो दिक्कत यह है कि नया पार्लियामेंट हाउस बनता है तो अभी लोग उसको हिंदू मुस्लिम में देखने लगते हैं, और उसके ऊपर अगर जो एम्बलम है अशोक का तो भी उसको देखने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एज ए नेशनलिस्ट रिवाइव हो रही हैं। मोदी का इस पूरे खित्ते में एक बड़ा मजबूत रोल है। ऐसे में जो मोदी के साथी इस बीच में गए, जब कोविड आया तो आपका भी ये मानना था कि किस तरीके से बिडेन को एज पहुंचा उससे, और पूरा इलेक्शन मैनेज हुआ, और कोविड के दरमियान में वो चुनाव हुआ और उसमें से ट्रंप आउट हो गए, जो मोदी के बहुत ख़ास थे और जो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने भारत का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी किया। फिर मैंने कहा कि इज़राइल के अंदर भी यही हाल हुआ, और अभी हाल में यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी ये मुझे इसलिए याद है कि बोरिस जॉनसन ने जब अपनी पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट की थी तो मंदिर में पूजा करके बाकायदा की थी, और ऐसे में मोदी का एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी। भारत के अंदर एक मजबूत, एक ताकतवर, एक डिसाइसिव लीडर है। क्या इस हत्या का भारत के ऊपर असर पड़ेगा? क्या इस हत्या से कॉड जो हुआ वो कमज़ोर हुआ? क्या शिंजो आबे की वजह से जो भारत के अंदर बहुत सारे वो कमज़ोर हुए? तो क्या मोदी के लिए संदेश क्या है इसमें, और भारत के लिए सर? भारत पर असर, देखिए पहली बात कि आपने तमाम अमेरिकन इलेक्शंस का बात की, आपने जो बाइडेन की बात की, आपने लोग ना भूलें कि ये जो अमेरिकन इलेक्शंस था उसमें ये शरेआम ये बात की चर्चा थी कि इसमें चाइनीज़ का हाथ क्या रहा है। आज जितने वहाँ के महत्वपूर्ण अखबार हैं जी वो सब चाइना के नियंत्रण में है अमेरिका में। जैसे ट्रंप के इलेक्शन में कहा जा रहा था कि इसमें रशियंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, वैसे कहा जाता है कि बाइडेन के इसमें बहुत बड़ा रोल, और कहते हैं कि बाइडेन के बेटे का काफ़ी बिजनेस इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है चाइना में। तो वो एक वो भी पहलू है। दूसरा, इन कंट्रीज में बहुत बड़ी चाइनीज डायस्पोरा है जो कि वो 1000 ग्रेन्स की तरह काम करती है। ठीक है ना। तीसरा, आपने एक सवाल पूछा कि इंडिया के महज में, साहब ये कितनी खतरनाक बात है कि आप सीक्रेट में MOU साइन करो, आप छुप के डोकलम क्राइसिस के समय में जाओ। आप क्यों डोकलम क्राइसिस में आप छुप के गए? यही मेरे मतलब ये कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसीलिए गए ना कि थोड़ा एक नुकसान पहुंचाओ हिंदुस्तान का, तब हमारा पॉलिटिकल राइज होगा। तो जो आदमी जो परिवार इस मानसिकता की हो कि भारत का नुकसान पहुंचाओ तब हमारा पॉलिटिकल राइज होगा, वो ये क्यों नहीं कह सकता कि अमुक आदमी को रास्ते से हटा दो तब हमारा राइज होगा? नहीं तो पीछे कई बार चाहे यही जहां आई हो और सोहराबुद्दीन आया हो, ये सब हुआ, पाकिस्तान से आप मदद लेने गए, ये बिल्कुल ये है। तो ये आप कह रहे हैं कि मतलब एक तरीके से भारत के अंदर ये जो सोनिया के अंडर में जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो पूरी तरीके से चाइना के इशारे पे काम कर रही है। तो आपने कहा कि आर पार की लड़ाई लड़नी है, आपने CAA के ऊपर शाहीन बाग को सपोर्ट किया, आपने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, यानी हर उस बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं जिससे भारत मजबूत होता है। माओवादी वो
माओवादियों आज यूपी के जो मतलब ये है पूरी जो कांग्रेस की बनावट है, ये प्रियंका गांधी के नीचे आप देख लीजिए। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सपोर्ट में क्यों गए? क्योंकि वो भी इनके लिवरेज है। नहीं तो अब तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदारी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हाँ सर आप देख लीजिए आप। तो जो मैं कह रहा हूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप छुप के वहीं जाते हैं या छुप के कोई एमओयू वहीं साइन करते हैं जब आपके इरादे भविष्य में बहुत खतरनाक हो। इसलिए मैं जो हमारी इंटेलिजेंस व्यवस्था है और जो हमारा सिक्योरिटी एपरेटस है उसको मैं गुजारिश उससे करता हूं, या ये जो हमारे माननीय जो हमारे माननीय जो न्यायालय है कि इसके खतरे को वो समझें और उनको बोले कि आप ये पूरी दुनिया को बताओ, वो दिखाओ कि वो एमओयू में क्या लिखा है और इस एमओयू के तहत आपके क्या रिश्ते हैं। ये तो सबसे बड़ा खतरा है साहब इस देश के। और आपने जो कहा एक राष्ट्रवादी सरकार है या जो भी उसका ये है, क्योंकि ये जानते हैं कि वो इलेक्टोरल रूट से वो नहीं हासिल कर सकते हैं। और इस परिवार की तो असैसिनेशन की हिस्ट्री रह चुकी है। कौन किसको मरवाया किसको मालूम साहब। नहीं आज तक उनके बारे में कोई रिपोर्ट। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि आपने बात जब न्यायालय की कही तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भारत का न्यायालय राफेल की खरीद पे दोबारा सुनता है, राफेल में ये लगा है नहीं लगा है। अगर ये न्यायाधीश सच में इस भारत के प्रति इनकी कोई निष्ठा है तो क्या ये न्यायाधीश लोग सुओ मोटो ये नहीं पूछ सकते हैं कि एक रूलिंग पार्टी जो 60-70 साल तक सत्ता में रही उसने एक गुपचुप एक विदेशी देश के साथ, विदेशी ताकतों के साथ एक एमओयू साइन कर रखा है और उस एमओयू के अंदर क्या लिखा है ये देश को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? क्या न्यायालय इसके संज्ञान नहीं ले सकता? क्या हम इस बात पर ही छोड़ दें कि पॉलिटिकल एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, सरकार कहेगी तभी दिखाया जाएगा? क्या न्यायालय ये नहीं कर सकता या न्यायालय भी इस पर शांत पड़ा हुआ है? क्या वजह है? वजह मैं बताता हूँ। न्यायालय देखिए, जितने हमारे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे या जो पूरा जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म का जो फैलाव हुआ, जो पेनिट्रेशन हुआ, वो किस तरह के हुआ, ये जितने ये अंग्रेजी बोलने वाली क्लास थी, बड़े बड़े बाप के बेटे जो कॉन्वेंट एजुकेशन वाले, मैं कई का नाम जानता हूँ, वो उनके बीच में ये जाके इन्होंने पैठ बनाई ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने। उसी में से आपके जर्नलिस्ट बने, उसी में से कोई जज बने, उसी में कोई जैसे अभी नूपुर पे जो उसी में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बना। एक जज नाम नहीं लूँगा उसका, साउथ इंडियन, आप भी समझ रहे हैं। मुझे लोग कहते थे, मैं जब बड़ा यंग था, अरे वो जज क्या अंग्रेजी बोलता है, उसकी तो भाषा जो है ना यहाँ से निकलती है, ऐसे निकल जाती है, वो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल। वो इंटेलेक्चुअल नहीं, वो घोर कम्युनिस्ट था, वो घोर। और कितने इस तरह के लोग जुडिशरी में यहाँ पर ये पड़े। नूपुर के केस में तो पता चल गया कि पूरा कॉलोनियल तो चाइनीज पेनिट्रेशन एक पूरी सरकार चला रही थी। चाइना आज भी केरला में चला रही है, बंगाल में इतने साल चाइना ने सरकार चलाया। ये जो सीक्रेट एमओयू साइन करने वाली ये चाइना परस्त है, इसका बेटा चाइना परस्त है। और आप कह रहे हो कि शिंजो एबे, ये तो कल अगर इनको मौका मिले, अगर थोड़ा सा इनको एक मौका मिले और थोड़ा हम ढीलापन ये करें, ये वही वारदात करवाएंगे। ये सब माफिया है साहब। और एक और बात बता दूं, जब आप पूछ रहे हैं ना, हम थोड़ा जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हमारे बिना क्वाड्स नहीं हो सकता है, हमारे बिना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। इसलिए जब हमने एक न्यूट्रल पोजीशन लिया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, तो जो ये यूरोपियन पावर्स हैं और वेस्टर्न पावर्स हैं, ये हमको कुछ ज़्यादा कुछ हमको आंख नहीं दिखा सके। और बड़े सख्त बयानबाजी हुई है हिंदुस्तान के तरफ से भी। वो इसलिए हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बिना क्वाड्स, ऑब्वियसली आपको तो हर चीज़ नक्शा बताती है। पूरे इंडियन ओशन में आप ही एक हो।
जो ये फ्लैंक संभाल सकते हो इंडियन ओशन का, बाकी कोई नहीं है। तो उनकी मजबूरी है। तो कल हो सकता है कि चाइना कुछ ऐसा यहां भी करवाने की कोशिश करे। अगर शिंजो एबे, मैंने कहा ना, उस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के सेंटर में था, तो हम भी उसी केंद्र बिंदु का हिस्सा है। मेरा अपना मानना है कि जो कुछ भी वहां हुआ लद्दाख में, जो स्टैंड ऑफ देख रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू आवर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। आपको वहां पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। आप कुल मिला के ये कह रहे हैं भारत के अंदर राजनीतिक दलों ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सुपारी ले रखी है कि इस देश में अवस्था खड़ी करें, लोगों को भड़काएं, चाहे दंगों का मामला हो, चाहे आप किसानों का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो, और एक अवस्था बना करके इस देश में जो एक मजबूत सरकार है या मजबूत पीएम है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए। क्या ये राजनीतिक दलों के माध्यम जो आपने बात की है, तो आप यही कहना चाहते हैं कि भारत की इस समय जो हुकूमत है उसे एक्स्ट्रा कॉशस होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के असैसिनेशंस में कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा, कोई इन्हीं के बीच में से होगा। कभी ये किसी इशरत जैसी को आगे बढ़ाएंगे, कभी सोहराबुद्दीन को आगे बढ़ाएंगे, कभी किसी खलिस्तानी के नाम पे होगा। जिस तरीके से पंजाब में गए तो वहाँ पे ये गड़बड़ हुई, तो ये होते रहेंगे, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका MOU साइन है, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, हमको अपनी पूरी राजनीतिक सोच, अपने राष्ट्र निर्माण की जो परिभाषा जो है, जो उसका रूट है, जो हम रास्ता अपना रहे हैं, वो बदलना होगा। आपने तय करना होगा कि हम 47 के बाद ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को किस रास्ते में जाना है। इस हिंदुस्तान में ज्योति बासु की कोई जगह नहीं है। इस हिंदुस्तान में चाइना, हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि चाइना को माला पहनाने के लिए तैयार है। इस हिंदुस्तान में उस विदेशी महिला की ज़रूरत नहीं है जो कि जाके, सोचिए साहब, एक एनी बसेंट भी थी, सिस्टर निवेदिता थी, और ये विदेशी महिला सीक्रेट MOU साइन करती है जाके। हमको ऐसे देशद्रोहियों के लिए जगह नहीं है। अगर आप ऐसे देशद्रोही पालेंगे तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना होगा। फिर आप मुझसे मत पूछिएगा कि इसका भारत पर क्या असर होगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। एक हमाबी तो अभी खिलना अब शुरू किए हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि भारत के लोगों के बीच में कुछ सनातनी होने का उनमें कुछ सेल्फ प्राइड आ रहा है। जब उनको लोग बता रहे हैं कि आप कितनी बड़ी वैज्ञानिक सभ्यता हो, तब उनका, और कितने आप सक्षम लोग हो। इतिहास जब उभर के आ रहा है और एक बहुत रैपिड स्पीड में इस पे शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो मैं देख रहा हूं कि ये अभी तो हम खिलना शुरू किए हैं। जिन ताकतों की आप बात करो, इन्होंने तो हमको खिलने से रोका है। ये तो सबसे बड़े देशद्रोही हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमको देशद्रोही बोलते हो। सिंह साहब, आपने सारे पर्सपेक्टिव इसमें कवर किए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकारें, देश, पुलिस, सेना, खुफिया विभाग, ये एक अपनी हद में रह के काम करते हैं। पिछले 7-8 साल से पूरे देश में सनातन भारत राष्ट्र का पुनर्जागरण हो रहा है। वो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक पूरा चरित्र बदल रहा है। इसमें ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो भारत के इस पुनर्जागरण में इसलिए इसके साथ नहीं खड़ा होना चाहती, क्योंकि जब तक भारत कमज़ोर रहेगा तब तक वो ताकतवर रहेंगी। इसलिए सिर्फ सरकार अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है, ये एक मानता है। मैं मानता हूँ कि जब तक राष्ट्र उठ के नहीं खड़ा होगा
चाहे वो सोनिया के रूप में विदेशी ताकतें हों, चाहे जिहादियों के रूप में ये विदेशी ताकतें हों, चाहे वो जिहादी मानसिकता हो जो चौराहे चौराहे गली गली लोगों का सर तन से जुदा करके इस देश में अनारकी फैलाना चाहती है। इसलिए जो लोग इस राष्ट्र की मिट्टी से, इसकी नदियों से, इसके आसमान से, इसके पर्यावरण से प्यार करते हैं, जिनका वो धर्म है, उनको आगे आना होगा और तभी आज जो राष्ट्र में पुनर्जागरण हो रहा है वो मजबूत होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना है। और जो आप जिस पूरे डिस्कशन में सिंह साहब ने जिस तरीके से बताया कि वो ताकतों ने जापान के अंदर जाकर के वहाँ के कैसे प्राइम मिनिस्टर को मारा है, मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूँ कि भारत के दोस्त अगर कमज़ोर होंगे चारों तरफ तो भारत कमज़ोर होगा। तो खुद भी भारत को बचाना है, अपने दोस्तों को भी मजबूत करना है। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।